हम आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई एम होपिंग कि जो भी टॉपिक रहते हैं मैं इस लेक्चर में उनको मुकम्मल कर लूँगा। तो जो पहला हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि जो बैटरी है जब वो सर्किट में लगी होती है किसी भी सर्किट एलिमेंट्स के साथ, बिल्कुल ये जो सिंपल डायग्राम है जिसमें मैंने दिखाया है, और ये डायग्राम वो है जिसके साथ हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। बिकॉज दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, नॉट एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी जो है ये सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाती है। तो इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स दिखाया है और अब आपको पता है कि जब ये बॉक्स दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है, जो रेजिस्टर हो सकता है या फिर कैपेसिटर हो सकता है, क्योंकि हमने अभी ये दो ही पढ़े हैं। तो फिलहाल हम इन्हीं की बात करते हैं। जब हम आगे वाले चैप्टर्स में चलेंगे तो हम और सर्किट एलिमेंट्स की भी बात करेंगे जिनमें इंडक्टर भी है। तो इस सिंपल सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ये जो बैटरी है जिसकी ईएमएफ हमारे पास ई है, ये कैसे इस सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो ये पहला केस है और इसमें जो सिचुएशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हम इग्नोर कर रहे हैं जो बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो हमने जो स्मॉल आर हमने पढ़ा था, जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो ये होती है कि जितनी बैटरी की ईएमएफ होती है वो सारी की सारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के बराबर होती है। आपको पता है कि अगर हम आर को इग्नोर ना करें, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कोई फाइनाइट हो, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो फिर हमारे पास जो डेल्टा वी होती है वो जो बैटरी की ईएमएफ होती है उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। और वो कितनी कम होती है? ई माइनस आई आर के बराबर। तो ये दोनों सिचुएशंस हम देखना चाहते हैं आज के लेक्चर में। तो सिंपल सी डेरिवेशन ये है कि अगर आप इस बैटरी के ऊपर गौर करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि बैटरी किसी एक चार्ज को कितनी एनर्जी देती है जब वो चार्ज जो है इस बैटरी में लेफ्ट टर्मिनल से एंटर होता है और राइट टर्मिनल तक पहुंचता है। क्योंकि हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो अपनी एनर्जी है वो बैटरी के अंदर से लेता है, जिसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा था कि जब चार्ज एंटर होता है नेगेटिव टर्मिनल से तो बैटरी जो उसके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके जरिए चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। हमें फोर्स नहीं लगाती, चार्ज को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो चूंकि ऐसा लगता है कि जैसे उस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश कर रही है, तो उसको हमने नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दिया था, बट वी नो दैट इज नॉट अ फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ है वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से चार्ज को बैटरी जो है वो कुछ पावर ट्रांसफर करती है चार्ज के ऊपर। तो बैटरी कितनी पावर एग्जर्ट करती है, पावर की डेफिनेशन हमें पता है कि पावर की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास जो चीज है वो है पावर, और इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं इसको यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखता हूँ। सॉरी, मैंने कहा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं होती डेफिनेशन, वर्क डन इन यूनिट टाइम होता है। तो ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन है। लेट मी सर्कल इट। तो हम इस डेफिनेशन को यूज करके अब देखना चाहते हैं। अब अगर देखें कि हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें ये पता हो कि जो बैटरी है वो कितना वर्क करती है चार्ज के ऊपर जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो वो इजी है। हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वही वर्क डन के बराबर होती है। और इस केस में जिसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी हम आइडियल केस ले रहे हैं, उसमें जो डेल्टा वी है, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वही हमारे पास ईएमएफ के बराबर होता है बैटरी की। तो आप इसको यूं ज्यूम कर सकते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू जो है जब वो इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आता है तो बैटरी उसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए जितना वर्क करती है उसकी वजह से उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला हमारे पास बनता है डी डब्ल्यू इक्वल्स क्यू
डी वी और डी डब्ल्यू इक्वल्स ई डी क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर 26 में, कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। यानी डेल्टा वी को हमने डिफाइन किया था डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू, और डेल्टा यू ही हमने कहा था उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू बन जाएगा। हमने ये कहा था कि जब किसी चार्ज के ऊपर वर्क किया जाता है तो वही वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर 26 या चैप्टर 25 जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हम इसको सीख के आए हैं। तो लेट मी पुट दिस इन अ सर्कल टू। तो ये हमारे पास था फ्रॉम चैप्टर 26, जो बेसिक हमारे पास डेफिनेशन थी फ्रॉम चैप्टर 26। तो बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो आप पढ़ के आए हैं। तो अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो पावर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला आता है यहाँ पे कि बैटरी कितनी पावर प्रोवाइड कर रही है सर्किट के अंदर, वो आ जाएगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को हमने लिखा है ई डेल्टा क्यू, तो ये बन जाएगा ई टाइम्स डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी जो है ये आपको पता है कि ये करंट की डेफिनेशन है, तो ये बन जाता है ई आई। तो ये उस केस के लिए है जिस केस में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है, बैटरी की अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अब आप यहाँ पे करंट के रिलेशनशिप आपको पता है, ओम्स लॉ से आपको पता है कि जो करंट है वो वोल्टेज के साथ रिलेटेड है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज जो है इस केस में वो ईएमएफ के बराबर है। तो ओम लॉ जो होता है V इक्वल्स आई आर होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ को, E इक्वल्स आई आर। तो आप यहाँ पे दो तरह के और फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं, और पहला फार्मूला ये है कि आप इस E की जगह पे ये जो हमारे पास ईएमएफ है इसकी जगह पे आई आर पुट कर दें, तो जो पावर का दूसरा फार्मूला हमारे पास आएगा वो बनेगा, अगर मैं ई की जगह पे आई आर पुट करता हूं तो ये बनेगा आई स्क्वायर आर, और अगर मैं आई की जगह पे पुट करता हूँ ई बाई आर तो ये फार्मूला बनेगा पी इक्वल्स ई स्क्वायर बाई आर। तो अब देखें आप, हमारे पास तीन मुख्तलिफ फार्मूला आ गए हैं पावर के, और ये तीन मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं ये तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके पास एक ही क्वांटिटी के तीन फार्मूलाज आ गए हैं, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप वो फार्मूला यूज करेंगे जो सिचुएशन डिमांड करती होगी। सिचुएशन डिमांड करती होगी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है या आपके पास सर्किट है, तो सर्किट के अंदर तीन तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, बैटरी लगी होती है, ईएमएफ हो सकती है, सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आपने कितनी लगाई है। तो ये तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हमेशा यूं होता है कि बाज़ औक़ात आपको रेजिस्टेंस और करंट मालूम होता है, आपको ये नहीं पता होता कि ईएमएफ कितनी है सर्किट में। तो इस सूरत में अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है तो आप ऑफ कोर्स आप वो फार्मूला यूज करेंगे जो डेटा आपके पास मौजूद होगा। अगर करंट और रेजिस्टेंस मौजूद है तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ईएमएफ और करंट मौजूद है तो ये पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ईएमएफ और रेजिस्टेंस मौजूद है तो आप तीसरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स द सेम फार्मूला, आपको पता है, आप देखेंगे मैंने इस फार्मूला को ड्राइव भी ये तीन क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको यूज करके किया है। तो आप वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो डेटा आपके पास मौजूद है आपके सवाल के अंदर। So it's the same formula written in three different forms depending on the quantities that can be interchanged with one another. तो ये वाली तो सिचुएशन थी जिसमें हमारे पास आइडियल बैटरी थी, यानी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो थी, यानी मैंने ये वाला केस सॉल्व किया है अभी।
अब अगर आपके पास बैटरी आइडियल ना हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट हो, तो मैंने आपको कहा कि फिर उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं, वो जो बैटरी की ईएमएफ है उससे थोड़ा सा कम होगा। और वो कितना कम होगा? वो जितनी भी उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर पावर लॉस होगी या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आई आर के बराबर होता है। तो आप टोटल ईएमएफ में से आई आर को माइनस कर देंगे तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपके पास बैटरी की रेजिस्टेंस फाइनाइट हो, तो लेट मी क्विकली राइट इट हेयर। तो दूसरा केस जो है जिसमें आर हमारे पास है फाइनाइट, उस केस में आप इन्हीं फार्मूलाज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पहले फार्मूला को मॉडिफाई करने लगा हूं। तो अब जो हमारे पास P इक्वल्स ई आई था, ये दरअसल P इक्वल्स डेल्टा वी आई होता है। तो डेल्टा वी आई जो है इस केस में अब हमारे पास ये वाला है। तो अब ये बन जाएगा E की जगह पे आप अब क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर, सॉरी मैं इसको E कह रहा हूँ, ये आप इसको ई एम एफ ही पढ़ें, आई आर, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? आई से। तो अब हमारे पास जो पावर है वो बन जाएगी P इक्वल्स ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो आप देख लें कि फार्मूला जो है वो मॉडिफाई हो गया। और वो मॉडिफाई भी इस तरह हुआ है कि अगर आप जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस उसको 0 पुट कर दें तो जो पहले वाला फार्मूला है ना वो रिट्रीव हो जाता है। तो ये हमारे पास स्मॉल आर था, कैपिटल आर नहीं था। सो लेट मी मेक इट स्मॉल आर। तो इस लास्ट वाले फार्मूला में, यानी इस फार्मूला में अगर आप स्मॉल आर को 0 पुट करें तो आप देखेंगे ये P इक्वल्स ई आई बनता है, जो हमारे पास ये फार्मूला है। तो जो आइडियल केस वाला फार्मूला था वो रिट्रीव हो जाता है। तो इसी तरह आप ये दूसरे फार्मूला को भी, जो ये मैंने लास्ट लाइन में लिखा है, इसको भी आप चाहें तो इस ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए मजीद दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। बट दिस इज द सेंट्रल आइडिया। तो अब तक जो आपने पढ़ा है वो यही है कि सर्किट के अंदर क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकती है या फिर बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है। जो भी रेजिस्टेंस हो उसके अक्रॉस जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। दूसरे अल्फाज में उसका मतलब होता है कि वहां पे कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो इससे हमारे पास बिल्कुल इस तरह की ही सिचुएशन बनती है। बाय द वे ये वाली जो चीज़ है ना, आई स्क्वायर आर, ये जो पावर लॉस होती है किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, इसको जाउल हीटिंग का नाम दिया जाता है। तो लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ये वाला जो फार्मूला है इसको आप जाउल हीटिंग भी कहते हैं। तो इससे एक्चुअली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो पावर है इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फार्मूला आता है कि कितनी हीट जो है प्रोड्यूस होगी। तो बट दैट्स ऑल देयर इज टू दिस टॉपिक, कि हमारे पास अगर सर्किट के अंदर इस तरह का सिस्टम चल रहा हो कि हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी हो कि कितनी ट्रांसफ़र होती है या बैटरी कितनी पावर ट्रांसफ़र करती है, तो ये सारी हमारे पास सिचुएशन बनती है। अब हम चलते हैं उस मेन टॉपिक की तरफ जो मैं आज करना चाह रहा था। और वो मेन टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम सबसे पहले चार्जिंग का केस देखते हैं। और जो जनरल डायग्राम है ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, वो ये वाली डायग्राम है जो जहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है बुक से। तो इसमें अगर आप देखें तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस सर्किट। यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है जो हमें ईएमएफ ई प्रोवाइड करती है, और हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है। तो चूंकि हमारे सर्किट एलिमेंट्स जो हैं वो कैपेसिटर और रेजिस्टर ही हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो दिस इज लाइक द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगी हुई है। एक और चीज अगर आप नोट करें तो जब सर्किट में से करंट आई फ्लो कर रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने डेल्टा वी आर इक्वल्स आई आर लिखा है। तो जब करंट आई फ्लो करता है, तो जब करंट आई रेजिस्टर में से गुजरेगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टर के अक्रॉस का मतलब ये है कि रेजिस्टर की दो साइड्स पे, तो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस दो पॉइंट्स हैं।
तो इन पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो आई आर के बराबर होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक पॉइंट लें और यहाँ पे एक पॉइंट लें, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होता है वो क्यू बाई सी होता है। सिंपली वही जो आप कैपेसिटेंस के लिए क्यू इक्वल सी वी वाला फार्मूला पहले पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आती है। तो ये एक ही सर्किट है जो चार्जिंग को भी डिस्क्राइब करता है और डिस्चार्ज को भी, डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर की होती है उसको भी डिस्क्राइब करता है। चार्जिंग कैसे करता है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब है स्विच। स्विच बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घरों में ऑन ऑफ वाला स्विच होता है। तो ऑन का मतलब होता है कि आपने सर्किट कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ऑफ का मतलब होता है कि आपने सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी बिल्कुल यही इसका मतलब है कि जब आप सर्किट को ऑन करेंगे तो इसका मतलब है आपने सर्किट को बैटरी से कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है ना ये ए टर्मिनल वाली लाइन के साथ मौजूद है। ओके, तो आपको स्विच एस को जब ए टर्मिनल के साथ लगा देंगे तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ओके, ये बाहर वाला सर्किट, तो ये हमारा चार्जिंग का सर्किट होगा। लेकिन अगर आप स्विच एस को पॉइंट ए से हटा के पॉइंट बी से लगा देते हैं तो आप देखें कि ये जो बैटरी वाला पार्ट है ना ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ ये जो इंटरनल है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर आते हैं, बैटरी नहीं आती, ये डिस्चार्जिंग वाला सर्किट होगा। तो हमने इन दोनों केसेस को स्टडी करना है। तो जो पहला केस है, जो केस ए है हमारे पास, वो है चार्जिंग का, और उसमें हमारे पास जो स्विच होगा वो क्या होगा, स्विच जो है वो पॉइंट ए से कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास चार्जिंग है जो रेड एरो से मैंने दिखाया। तो आप स्विच को पॉइंट ए से लगाएंगे तो इसका मतलब अब सर्किट चार्ज हो रहा है। अब हमारे पास सर्किट के अंदर बैटरी है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, और रूल वही है जो हमें पहले पता है, जो किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल है जो हम पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप और इन अ सर्किट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस करते हैं। फर्ज करें कि हम इस पॉइंट एस हम इस पॉइंट एक्स से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे जो बॉटम पे लिखा हुआ है। अगर हम एक्स से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम बैटरी में से गुजरते हैं जिसकी ईएमएफ ई है, हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम बैटरी से गुजरते हैं जो मैक्सिमम ईएमएफ ई हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम रेजिस्टर से गुजरते हैं और रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डेल्टा वी आर होता है। उसके बाद हम कैपेसिटर से गुजरते हैं और जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो डेल्टा वी सी होता है। और उसके बाद हम वापस पॉइंट एक्स पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। अब हमने डेल्टा वी आर और डेल्टा वी सी की वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा वी आर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ भी है और आपको पता ही हमेशा ओहम्स लॉ से दिया जाता है जो आई आर के बराबर होता है, और जो डेल्टा वी सी है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो क्यू बाई सी के इक्वल होता है। तो हम इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हमारा गोल ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें करंट और वोल्टेज के लिए। और यही हमने देखना होता है कि करंट और वोल्टेज जो है, करंट और चार्ज जो है वो कैसे इस सर्किट के अंदर वेरी करते हैं विद टाइम। तो हमारी इक्वेशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगी। तो हम ये देखेंगे कि करंट टाइम के साथ कैसे चेंज होता है सर्किट में, यानी कम होता है या ज्यादा होता है, और इसी तरह चार्ज जो है वो सर्किट में टाइम के साथ कैसे कम या ज्यादा होता है। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा, मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और माइनस क्यू बाई सी। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। माइनस साइन आपको पता है कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टर से गुजर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है विच मींस नेगेटिव साइन। ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से जोर दे के एक्सप्लेन किया था, सो यू शुड नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं E इक्वल्स आई आर प्लस क्यू बाई सी। और आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो I है उसको यहाँ पे Q की फॉर्म में लिख लें। तो ये बन जाएगा E इक्वल्स आर टाइम्स डी क्यू बाई डी टी, ये करंट की डेफिनेशन है, प्लस क्यू बाई सी। और अब इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है, लेट मी राइट इट्स फाइनल फॉर्म। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। मैं इसको डी क्यू बाई डी टी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बनेगी माइनस क्यू माइनस सी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आर, डिवाइड बाई आर सी। और
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक और स्टेप में अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगी डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस सी ई इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाई आर सी। तो आपने इसको क्यू के लिए सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आप चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले सकते हैं। आर सी कॉन्स्टेंट है, उसके ऊपर इंटीग्रल नहीं आएगा, तो राइट साइड पे सिर्फ टी के ऊपर इंटीग्रल आएगा और लेफ्ट साइड जो है उसके ऊपर इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। आपने इसकी लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो लिमिट्स आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास टाइम 0 था, यानी हमने स्विच को क्लोज नहीं किया था, तो उस वक्त चार्ज जो था वो सर्किट में या कैपेसिटर के ऊपर 0 था। और फिर जब टाइम जो है वो कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, लेट्स कॉल दिस टी प्राइम। मैं टी नहीं यूज कर रहा क्योंकि मैंने टी का सिंबल जो है वो पहले यहाँ पे यूज कर लिया। और आपको ये रूल पता है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो जो इंटीग्रेंड है वो और जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो दोनों मुख्तलिफ होनी चाहिए, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं। आल्दो जब हम आंसर टी प्राइम की फॉर्म में निकालेंगे तो वापस उसको हम दोबारा टी में तब्दील कर देंगे, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल थिंग। और जब टाइम टी प्राइम होता है तो जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है और उसको हम कहते हैं क्यू प्राइम। अगेन मैं चार्ज को भी क्यू प्राइम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यू का सिंबल पहले इस्तेमाल कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अगर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो इट्स जस्ट एन इंटीग्रल और ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ, यानी ln ऑफ क्यू माइनस सी ई और इसकी लिमिट्स 0 अप टू क्यू प्राइम और इक्वल आएगा -1 बाई आर सी टाइम्स टी। टी और इसकी भी चले लिमिट्स एक स्टेप में हम यूज कर लेते हैं टी प्राइम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो लेफ्ट साइड बनेगी ये बनेगी ln ऑफ क्यू माइनस सी ई डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये बनेगा ln ऑफ क्यू माइनस सी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सी एप्सिलॉन। ये लेफ्ट हैंड साइड की आ गई हमारे पास वैल्यू। अगर आपको समझ नहीं आई ये कैसे आया तो इट्स सिंपल, नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट और फिर नेचुरल लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड टर्म जो है ये लॉग का फार्मूला है, लॉग ऑफ ए डिवाइड लॉग ऑफ ए माइनस बी जो है वो लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी होता है। तो मैंने वो फार्मूला यूज किया और राइट हैंड साइड जो है ये बन जाएगा माइनस ओके ये बन जाएगा माइनस टी प्राइम बाई आर सी। तो अब आप देख लें राइट साइड पे या बल्कि पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही टी है, वो टी प्राइम की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं इसको वापस अब टी लिखने लगा हूँ टी प्राइम की बजाय, तो ये बन जाएगा माइनस टी बाई आर सी। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्यू प्राइम होना था तो इसको भी मैं क्यू प्राइम को हटा के क्यू कर रहा हूँ, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही क्यू प्राइम है और एक ही टी प्राइम है। तो उनको प्राइम लिखने की बजाय वापस हम अनप्राइम में ले जाते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल, इट डजंट रियली मैटर कि आप उसको प्राइम लिखते हैं या अनप्राइम्ड लिखते हैं। एनीवे तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है आप दोनों साइड्स का आप एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं और इसको क्यू के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है Q इक्वल्स सी ई इन 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है चार्ज का, कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर के ऊपर कैसे वेरी करता है विद टाइम। आपको एक बात यहाँ पे नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो चार्ज है ना, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने कैलकुलेट किया है ये असल में Q जो है ये फंक्शन है टाइम का। तो इट्स Q इक्वल्स Q ऑफ T और उसको आप एक्सप्लिसिटली देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है ना उसमें टाइम आ रहा है, बाकी सारी क्वांटिटीज जो है ना वो कांस्टेंट्स हैं। ये वो चीजें हैं जो हमने पहले डिफाइन की हुई हैं, सिर्फ एक चीज है जो चेंज हो रही है और वो टाइम खुद है। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है जो चार्ज है इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आल्दो यहाँ पे आप इसको लिखते तो सिर्फ क्यू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यू टाइम का फंक्शन है। कि अब हम ये देख रहे हैं कि ये चार्ज जो है ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है और वो चीज़ ये वाली है। ये जो आर सी है ना
इसको कहते हैं हम इसको नाम देते हैं आर सी इक्वल्स टाउ का, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। मैं इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसी टाउ को हम आगे चल के जब मैग्नेटिक फील्ड में हम इंडक्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर से यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन आएगी, हम इसी तरह की एक्सप्रेशन निकालेंगे करंट के लिए कि किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो करंट कैसे टाइम के साथ वेरी करता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है जो करंट के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ पे भी हम आर सी डिफाइन करेंगे, बिल्कुल यही सिंबल टाउ डिफाइन करेंगे और वहाँ पे उसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो दोनों सिचुएशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये कहते हैं कि चूंकि ये कैपेसिटर्स के सर्किट में टाइम कांस्टेंट आया है तो ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, और आगे चल के जो इंडक्टर्स के सर्किट में टाइम कांस्टेंट आएगा उसको हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यही है, टाउ इक्वल्स आर सी, और ये कितना टाइम होता है इसको आप डिफाइन करते हैं कि वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम कितना होता है, 100%। ये जो अप्रॉक्सीमेटली, ऑफ कोर्स आप एक्सपोनेंशियल रिलेशन से देख सकते हैं कि वो फुली 100 तो नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम जो है वो इन्फिनिट चाहिए होगा, लेकिन 100 का मतलब ये होता है कि 99.95% को हम 100 मान लेते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू का कितना होना चाहिए, 63%। अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 99.95 है तो उसका 63% चार्ज जब स्टोर हो चुका होगा तो जितना टाइम लेगा ना वो स्टोर होने में, उसको हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मैं इसके ऊपर अभी आता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर दोबारा। लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द करंट। तो ये तो है चार्ज, कि चार्ज कैसे वेरी करता है। अब हम आते हैं करंट के ऊपर कि करंट कैसे वेरी करता है। तो करंट जो है अगर आप टाइम का चार्ज का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो करंट होता है आई वो इक्वल होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। तो इस एक्सप्रेशन का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो सी ई तो कांस्टेंट है और पहली टर्म 1 है, उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा, और जो दूसरी टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अब मैं इसको टाउ की फॉर्म में लिखने लगा हूँ, और साथ में ये मल्टीप्लाई किस चीज से होगा, -1 डिवाइड बाई आर सी, क्योंकि आपने जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो ये सारी चीज जो है ये हमारे पास करंट का फार्मूला देती है, ये इक्वल आता है सीई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सीई डिवाइडेड बाई आर सी। तो सीई डिवाइडेड बाई आर सी टाइम्स ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और यहाँ पे अगर आप सी को कैंसिल कर देते हैं तो जो हमारे पास करंट आता है ये होता है ई डिवाइड बाई आर ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हमारे पास करंट का भी फार्मूला आ गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि सर्किट के अंदर टाइम के साथ चार्ज कैसे वेरी करता है। चूंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है तो हम ये बात करेंगे कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, यानी शुरू में चार्ज क्या था, फाइनल चार्ज क्या है। सिमिलरली रजिस्टर में से करंट जो है वो गुजरता है तो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती है, क्योंकि चार्ज जो है वो कैपेसिटर कंट्रोल कर रहा है। तो चार्ज अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो मजीद चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टर के अंदर करंट कैसे वेरी करता है। तो हमारे पास ये जो सिचुएशंस है, एक और चीज जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आप ये वाली चीज देखें, ये जो सीई आ रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की। Q इक्वल्स सी बी होता है ना, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। लेट मी राइट इट हियर, क्योंकि हमारे पास जगह है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। आपने ये पढ़ा है Q इक्वल्स सी डेल्टा वी, और चूंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो सी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, सीई बी। ओके, और सीई जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस हो सकता, मैक्सिमम चार्ज है जो स्टोर हो सकता है कैपेसिटर के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो पहली टर्म है इस एक्सप्रेशन में सीई ये मैक्सिमम वैल्यू बता रही है चार्ज की। तो इस सिचुएशन में आप इस इक्वेशन को, ये जो मैंने चार्ज के लिए लिखी है, आप इस एक्सप्रेशन को यूं भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है ये हमें एक्सप्लिसिटली मैक्सिमम चार्ज की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसको अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल इसी तरह
इस एक्सप्रेशन को भी आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स आई नॉट, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स आई आर होता है, और डेल्टा वी जो है जैसे मैंने आर्ग्यू किया कि वो ई के इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल है, तो ईएमएफ बाई आर जो है वो करंट की वैल्यू आती है जो मैक्सिमम करंट हो सकता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मैक्सिमम वैल्यूज की फॉर्म में लिख लिया है। इनको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना जो है वो आसान हो जाता है इस तरह लिख लेने से। चले, तो अब हमने इसकी सारी जो डेरिवेशन थी, जो मैथमेटिक्स थी, वो कर ली है। अब सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में इंट्यूटिवली समझना है, इसके ग्राफ बना के। तो अगर हम चार्ज की एक्सप्रेशन को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि चार्ज जो है वो कैसे वेरी करता है, और चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता है। तो इसका मतलब है जब हम चार्ज की बात करेंगे तो हम ये देख रहे होंगे कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे वेरी करता है। सिमिलरली हम अगर करंट की बात करते हैं तो करंट जो है वो वोल्ट रजिस्टर में से गुजरता है, तो हम ये देख रहे होंगे कि करंट जो है वो रजिस्टर के अक्रॉस कैसे वेरी करता है। तो पहली चीज तो आप ये नोट करें कि जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। अगर आप देखें टी इक्वल्स 0 के ऊपर, अगर आप टाइम t इक्वल 0 के ऊपर देखें तो ये जो चार्ज की एक्सप्रेशन है ये हमें ये बताती है कि अगर मैं टाइम t को 0 पुट करूं तो ये जो टाइम है ये 0 हो जाएगा, और e पावर 0 जो है वो 1 होता है। ओके, और 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो जो चार्ज है वो 0 है। तो मैं अब इसको नीचे लेके जाता हूँ। लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे जाकर, ताकि मैं नीचे लिख लूँ। तो ओके, आई फॉरगॉट आई गेस कि इसको पेस्ट कैसे करते हैं। ओके, आई गॉट दिस। तो ये हमारे पास है चार्ज की एक्सप्रेशन। लेट मी आल्सो पुट अ लाइन हियर ताकि हम देख सकें कि हम अब इसका डिस्कस कर रहे हैं कुछ और चीज को। मैं क्योंकि अब सिर्फ ग्राफ्स ड्रॉ करने लगा हूँ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ गई हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ लिमिटिंग केसेस में, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब टाइम 0 है, टाइम जब 0 है तो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या बनती है। तो ये बनेगी Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस ई पावर 0, और 1 माइनस ई पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो टाइम 0 के ऊपर जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो 0 है, और सिमिलरली जो टाइम 0 के ऊपर करंट होगा रेजिस्टर में से ई पावर 0, तो ये बनेगा आई नॉट ई पावर 0, और ये आई नॉट के इक्वल बनेगा। आई नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो जब टाइम 0 होता है तो कैपेसिटर में से, कैपेसिटर के ऊपर 0 चार्ज स्टोर होता है, और सारे का सारा जो करंट है वो किधर होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस होता है। सिमिलरली जब टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेट मी मैथमेटिकली कॉल इट इन्फिनिट, तो जो हमारे पास चार्ज बनेगा वो इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं Q इक्वल्स Q नॉट, और अब मैंने लिखना है 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो बनेगा Q इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, जो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो Q है वो सिंपली किसके इक्वल आएगा, Q नॉट के। मैं लेट मी पुट दीज इनटू बॉक्स 2। तो ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, ये हमारे पास थी पहली सिचुएशन जब टाइम जो था वो 0 था, और ये हमारे पास थी पहली सिचुएशन जब टाइम 0 था। और जब दूसरी सिचुएशन हम पुट करते हैं टाइम इन्फिनिटी, तो आप देखते हैं कि जो आई है वो किसके इक्वल आता है, आई नॉट इंटू 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो जो करंट है वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास सिचुएशन यूं बनी है कि टाइम 0 के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं पहुंचा था, और सारे का सारा जो चार्ज था, ये जो करंट था वो रेजिस्टर के अक्रॉस मौजूद था। लेकिन टाइम जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो फुली स्टोर हो जाता है, सारा मैक्सिमम चार्ज जितना भी फ्लो कर रहा था वो कैपेसिटर के ऊपर है, और बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर जो रजिस्टर में से करंट गुजर रहा होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम चार्ज और करंट कैसे वेरी करते हैं टाइम के साथ उनको लिख सकते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, चार्ज की बात करें, तो लेट मी क्विकली ट्राई टू प्लॉट इट। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो इस तरह की बनती है कि ये हमारा टाइम एक्सिस है, लेट्स दिस बी टाइम,
और ये हमारा चार्ज एक्सेस है। और यहाँ पे आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो मैक्सिमम चार्ज को बताएगी, जिसकी वैल्यू क्यू नॉट है। सिमिलरली आप रेजिस्टर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का एक्सेस। तो ये हमारा टाइम एक्सेस है। टाइम आप सेकंड्स में ले लें, मिली सेकंड्स में ले लें, डजंट रियली मैटर, बिकॉज ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर है। और ये हमारे पास करंट एक्सेस है, और बिल्कुल इसी तरह हम ये वाली लाइन लगाते हैं कि ये मैक्सिमम करंट है। तो अब देखेंगे किस तरह हमारा ग्राफ वेरी करता है। जब टाइम 0 था तो हमारे पास जो चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर वो कितना था, 0 था। ये देखें, ठीक है, तो चार्ज 0 था। लेकिन जब टाइम इन्फिनिट हो गया तो चार्ज मैक्सिमम हो गया। तो इसको अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करें तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी कि टाइम 0 के ऊपर जो चार्ज था वो 0 था, और फिर जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं बाय द वे, कि एक चीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिलेशन है तो एक मेक सेंस कि टाइम 0 के ऊपर चार्ज जो है वो 0 है, और टाइम जब मैक्सिमम हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, कुछ जो है हमारे पास, क्या नाम दिया था मैं उसके टाउ को, कुछ कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट्स गुजर गए हैं, तो जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी इस लाइन के पैरेलल पहुंच गया है। सिमिलरली करंट जो था इनिशियली वो क्या था, मैक्सिमम था। तो करंट के लिए ये कर्व जो है वो उलट हो जाएगा। इनिशियली ये मैक्सिमम से स्टार्ट करता है और मिनिमम की तरफ जाएगा। तो ये देखें कि इनिशियली जो था वो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी रजिस्टर के अक्रॉस, और फिर इवेंचुअली जो है करंट वो डिके होता होता आप देखें तो इस लाइन के पैरेलल पहुंच गया है जो 0 वाली लाइन है। तो टाइम एक्सिस के लॉन्ग ये जो पहला कर्व है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जो दूसरा कर्व है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। तो जो चार्ज है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और जो करंट है उसमें एक्सपोनेंशियल डिके होता है। बिल्कुल इसी तरह के प्लॉट्स आप पोटेंशियल ड्रॉप के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर में वो कैसे वेरी करता है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैसे वेरी करता है, और रेजिस्टर के अक्रॉस कैसे वेरी करता है। ये दोनों डिस्कस डायग्राम्स जो हैं ये बुक के अंदर दी हुई हैं। ये दोनों डायग्राम्स बुक के अंदर नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने आपके लिए बनाई हैं। लेकिन अगर आप, जाहिर है आपको चाहिए तो सही, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इन्हीं रिलेशन से आप ये भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे वेरी करता है। इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि इनिशियली चार्ज 0 होता है। जब चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर के अक्रॉस 0 होगा। और सिमिलरली जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इंडक्टर के अक्रॉस शुरू में करंट, इंडक्टर कह रहा हूँ, रेजिस्टर के अक्रॉस शुरू में करंट जो है अगर वो मैक्सिमम है तो पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा, और इवेंचुअली जो है करंट स्टॉप्स हो जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 को पहुंच जाएगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह के टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान भी रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। अब फाइनल चीज़ क्योंकि मुझे वापस जाने दे, मैंने आपको कहा था कि मैं इस जो आरसी था, ये जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट था ये वाला, इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से मैथमेटिकली आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब है मेरा जब मैं कहता हूँ कि ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% स्टोर हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू हमने चार्ज की इधर यहाँ पे निकाली थी, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली Q इक्वल्स क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इससे मेरा क्या मतलब था। तो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। उप्स, ये मैंने कुछ और कर दिया, तो इसको हम करते हैं पेस्ट। और अब आप देखें कि इससे हमारा क्या मतलब बनता है। तो हम देखना चाहते हैं एक टाइम कांस्टेंट जो है वो कितने के इक्वल, किसके बराबर होता है। तो हम देखना चाहते हैं 1 कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो हमने टाइम को, टाउ को किसके इक्वल पुट करना है, टी के। कि हम एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट देखना चाहते हैं। अगर एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट देखना चाहते हैं
तो उसका सिंपली मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है ये हमने 1 के बराबर कर लेंगे। तो 1 के बराबर उसी सूरत में हो सकती है जब जो t है, ये वाला t जो है जो राइट हैंड साइड पे है, ये एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर हो। तो एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट आपने देखने के लिए क्या करना है, t को टाउ पुट करना है। तो अगर मैं t को टाउ पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो q आता है उसकी वैल्यू आती है q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1। और ये 1 माइनस ई पावर माइनस 1 जो है अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आती है 0.63 क्यू नॉट। अब क्यू नॉट जो थी ये मैक्सिमम वैल्यू थी जो चार्ज स्टोर हो सकता है कैपेसिटर के ऊपर। और 0.63 क्या बताता है, अगर मैक्सिमम क्यू नॉट है तो 0.63 ऑफ क्यू नॉट का क्या मतलब है, 63% ऑफ क्यू नॉट। तो ये हमारे पास कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है जो मैंने आपको बताई थी कि इट्स अ टाइम इन विच 63% of the maximum charge on the capacitor is stored। कि जब 0 से 6, अगर टोटल कैपेसिटर के ऊपर 100 चार्जेस स्टोर हो सकते हैं तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है टाउ, ये वो टाइम है जिसमें 63 चार्जेस जो है वो कैपेसिटर के ऊपर पहुंच चुके होंगे। दैट्स द बेस्ट सिंप्लीफिकेशन आई कैन मेक इट फॉर यू कि अगर 100 चार्जेस टोटल कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो सकते हैं तो टाउ जो है ये वो टाइम है जिसमें 63 चार्जेस जो है वो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। ओके, इनफ फॉर दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ अब हमारे पास जो केस है वो है डिस्चार्जिंग का। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्जिंग का जो केस है वो ऊपर मैंने आपको जब डायग्राम बनाई थी जनरल तो मैंने आपको बताया था कि इट्स जस्ट कि आपने अब बैटरी को सर्किट में से निकाल देना है। तो हमारे पास ये वाला सर्किट था। तो इस वाले सर्किट में अब आपने क्या करना है, अब आपने जो स्विच है उसको इधर टर्मिनल बी के ऊपर लगाना है। और जब टर्मिनल बी के ऊपर लगाएंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो अंदर वाली लूप है ना ये रह जाएगी, ये जो बैटरी है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस सर्किट को कहते हैं डिस्चार्जिंग। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम बिल्कुल इसी तरह की ये वाली एक्सप्रेशन लिखें तो इसमें से बैटरी गायब हो जाएगी, बाकी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वही बचती है। तो ये सर्किट जो है ये हमारे पास डिस्चार्जिंग है। और अब मैं इसको लिखने लगा हूँ। अगर मैं आपको आसानी की खातिर, आपकी आसानी की खातिर इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये असल में एक एक्सप्रेशन। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब अगर ई जो है वो सर्किट से गायब हो गया है तो हमारा जो सवाल है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। तो अगर ई इस सर्किट में 0 है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल 0, जिसको आप लिख सकते हैं आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल 0। और बिल्कुल आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है। आई को क्या लिखेंगे आप, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल 0। और इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ये आर है, आर सी नहीं है। तो ये बन जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी प्लस क्यू बाई आर सी इक्वल 0। और जिसको आप लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स माइनस क्यू बाई आर सी। और यहाँ पे हमारे पास डी क्यू बाई क्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइड बाई आर सी टाइम्स डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या करना है, आपने चूंकि इसको क्यू के लिए सॉल्व करना है तो आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। और अब चूंकि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है तो यू शुड नो कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो स्टोर है, सम मैक्सिमम चार्ज। तो अब यूं समझें कि कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है और हमने उसको डिस्चार्ज करना है। तो अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है और हम उसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो जब हमारा टाइम स्टार्ट होता है, यानी जब टाइम जो है वो 0 है, तो उस वक्त कैपेसिटर के ऊपर कुछ मैक्सिमम चार्ज मौजूद है और उस मैक्सिमम चार्ज को हमने क्या नाम दिया हुआ है, क्यू नॉट। और जब टाइम जो है कुछ टाइम गुजर जाता है, लेट्स से टाइम टी प्राइम के बाद, जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो कुछ अमाउंट रह जाती है और उस चार्ज को हम क्यू कहते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें जल्दी से रिजल्ट देगी, ये रिजल्ट देगी हमें ln ऑफ क्यू
डिवाइड बाई क्यू नॉट। मैं फिर से वही ln ऑफ a माइनस ln b वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ जो लॉग का है, और राइट साइड हमारे पास आ जाएगी माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, और अगर आप चाहें तो आप इसको माइनस टी डिवाइड बाई टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि आर सी जो है वो फिर से अपेयर हो गया है। लेकिन चूंकि ये डिस्चार्जिंग का केस है, तो इस केस में हम देखेंगे कि आर सी जो है वो थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें बताना होता है कि ये चार्जिंग के केस में है या डिस्चार्जिंग के केस में है। चार्जिंग के केस में हमने कहा था कि जब 63% जो है वो टोटल चार्ज का या मैक्सिमम चार्ज का स्टोर हो जाता है। डिस्चार्जिंग के केस में हम देखेंगे कि चूंकि हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 37%। और आप देख भी सकते हैं कि अगर 63 था तो 100% के लिए उसको 37 ही और चाहिए होता है। एनीवे, तो यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आती है Q की, वो आती है Q इक्वल्स Q नॉट, और राइट साइड जो है ये बन जाएगा e पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है चार्ज स्टोर की, और इधर से आप अब करंट की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव लेके। तो जो करंट है वो कितना बनेगा, I इक्वल्स आई नॉट, क्योंकि आप इसको अगर लेंगे तो चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि एक्सप्लिसिटली कैसे आएगी। तो ये Q नॉट कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ही होता है t बाई टाउ, और t बाई टाउ का डेरिवेटिव आएगा -1 बाई टाउ, और टाउ जो है वो आर सी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा I Q नॉट बाई आर सी, और e पावर टी बाई टाउ, और ये नेगेटिव साइन जो है वो इधर आ गया। ओके, अब Q नॉट जो था वो CE के इक्वल था, तो ये बन जाएगा ओके लेट मी डू दिस। तो Q नॉट जो था वो CE के इक्वल था, तो ये बन जाएगा हमारे पास CE डिवाइड बाई आर सी ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और नेगेटिव साइन भी था इधर एक, तो ये नेगेटिव साइन भी मैं लगा देता हूँ। तो फाइनली आई जो है वो बनेगा ई बाई आर, जो आई नॉट के बराबर होता है, क्योंकि सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये माइनस साइन। तो यहाँ पे जो अहम चीज़ है नोट करने की वो ये है कि हमारे पास जो करंट है ना वो नेगेटिव आ रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। अगर आप ऊपर ओरिजिनल सर्किट में जाएं, और ये बात मैं इस चैप्टर में आपको बताता आया हूँ कि अगर आपके पास करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका मतलब होता है कि जो आपने डायरेक्शन चूज की थी ना सर्किट के अंदर, जो आपने चूज की थी, क्योंकि हम वो प्रॉब्लम के स्टार्ट में होते हैं तो हम रैंडमली चूज करते हैं, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो हमारी चोजन डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने जो करंट की डायरेक्शन चूज की हुई है ना इस सर्किट में, वो ये वाली है, ये वाली डायरेक्शन जिसमें एरो दिखाया हुआ है। लेकिन चूंकि हम सिर्फ डिस्चार्जिंग स्टडी कर रहे हैं और करंट को कैपेसिटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, चार्जिंग के केस में करंट को बैटरी कंट्रोल कर रही थी, और हमने बैटरी की वजह से डायरेक्शन ये चूज की थी। अब बैटरी तो है नहीं सर्किट में, करंट को तो कैपेसिटर कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है हमारी चोजन डायरेक्शन की अपोजिट है, और इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो शो हुआ है हमारी कैलकुलेशन में। सो आई ऑलवेज टेल यू मैथमेटिक्स नेवर लाइज, इट गिव्स यू द राइट फिजिकल इंट्यूशन कि यहाँ पे चल के आ रहा है, माजरा क्या है। तो चलें, यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ गई है, और इसकी वैल्यू भी आ गई है चार्ज की भी। तो अगेन हम वही एनालिसिस करते हैं कि टाइम t इक्वल 0 के ऊपर चार्ज क्या होगा कैपेसिटर के ऊपर, और करंट क्या होगा रजिस्टर के अक्रॉस। तो आप फिर से उसी तरह की डायग्राम्स बना सकते हैं। लेट मी सी कि मैंने कैसे डायग्राम्स बनाई थी। तो मेरी पहली डायग्राम जो थी वो ये वाली थी, इस एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम लिया था, सेकंड्स में मिली सेकंड्स में, डजंट रियली मैटर। इस एक्सिस के ऊपर मैंने लिया था चार्ज। ओके, और फिर मैंने कहा था कि इधर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसको हमने Q नॉट कहा था। सिमिलरली दूसरी जो थी वो करंट की थी, और मैं अब करंट को इस तरह ड्रा करता हूँ, और उसकी रीज़न आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं इस तरह ड्रा क्यों कर रहा हूँ। और चलें इस तरह इसको ड्रा नहीं करते, इसको वैसे ही ड्रा करते हैं बिकॉज ये हमारे पास था करंट I, और यहाँ पे इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी Q नॉट, चल आई नॉट। चलिए आप देखते हैं कि ये किस तरह हमारे पास सिचुएशन जो है वो बनती है। तो हमने इन दो इक्वेशंस को एनालाइज करना है। जो पहली एक्सप्रेशन है वो ये वाली है,
और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो ये वाली है। तो अगर इसमें टाइम को मैं 0 पुट करता हूँ तो चार्ज जो है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है हमारा चार्ज जो है ओरिजिनली टाइम t इक्वल 0 पे मैक्सिमम है और फिर ये डिक्रीज करता है। तो जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो डिके करता है इस सेंस में, एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि हम चार्जिंग कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग देख रहे हैं ना। तो डिस्चार्जिंग मैंने आपको बताया था, डिस्चार्ज तभी होगा ना जब उसके पास चार्ज स्टोर होगा। तो दिस एक्सप्रेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन गिव अस द राइट ग्राफ, इट गिव अस द राइट अंडरस्टैंडिंग कि चार्ज इनिशियली मैक्सिमम था और फिर ये लीनियरली डिक्रीज करता है। अब आते हैं करंट के ऊपर। करंट देखें तो हमने ये देखना है कि करंट सर्किट के अंदर क्या था। तो करंट की वैल्यू अगर हम देखें तो टाइम t इक्वल 0 के ऊपर जो करंट है वो नेगेटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैक्सिमम है और नेगेटिव है। और फिर टाइम के साथ ये क्या करता है, जब टाइम ज्यादा होगा तो ये मजीद नेगेटिव होता जाएगा, यानी उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो करंट का प्लॉट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनिशियली करंट जो है वो नेगेटिव है, तो लेट मी थिंक मैं इसका प्लॉट किस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। एट टाइम t इक्वल 0 इसकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास कुछ नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, तो करंट पहुंचता है 0 को। तो इसका जो ग्राफ है वो अब इस तरह होगा कि अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। तो लेट मी सी कि मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही प्लॉट नहीं किया हुआ। सो इट्स आई गेस गुड टाइम कि हम सोचें। तो चलें जी देखते हैं। जब t इक्वल 0 है तो e पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 आएगा और करंट जो है वो कुछ नेगेटिव मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू, करंट का जो प्लॉट है ना वो हम इधर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वाली ये जो बॉटम वाला टाइम एक्सेस है ना इसको उठा के इधर लेके जाता हूँ। ओके, और करंट की जो वैल्यू है वो मैं नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस पॉइंट के ऊपर देता हूँ। तो ये अब लाइन जो है ये माइनस आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0। और देखिए लेफ्ट वाले जो ग्राफ है ये वाला जो चार्ज वाला है उसका 0 यहाँ पे है और चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट का 0 यहाँ पे है तो और ये ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इनिशियली करंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम है यहाँ पे, और जब टाइम गुजरता है बहुत ज्यादा तो करंट जो है वो किधर पहुंचता है, 0 को पहुंचता है। जब टाइम इन्फिनिटी होता है तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो हमारा जो करंट का ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा। तो हमने करंट और वोल्टेज का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। एंड दिस इज अनदर थिंग कि अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, यानी आप बेईमानी नहीं करना चाह रहे, खुद को धोखा नहीं देना चाह रहे, तो दीज आर बेसिक मैथमेटिकल थिंग्स, यू कैन ऑलवेज फिगर दीज आउट। कि अब ये चीज जो है, ये प्लॉट जो है, ये मेरे नोट्स में नहीं थे एंड आई हैव जस्ट डन इट इन फ्रंट ऑफ यू। अब बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट हार्ड, ये मुश्किल नहीं होता। आपको सिर्फ सोचना होता है और आपको जो सही, आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे मैं बोल भी सकता था, इट वॉज टोटली फाइन, बट आई फिगर्ड इट आउट कि करंट जो है इनिशियली वो नेगेटिव मैक्सिमम है, विच मीन्स कि अगर जो मेरा 0 लेवल है और वाई एक्सिस के ऊपर करंट है तो अब करंट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। सो आई स्टार्टेड इट एट दिस पॉइंट। और सिमिलरली जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको, ये मैं t को इन्फिनिटी पुट करूं तो ये राइट साइड 0 बन जाती है। तो बहुत ज्यादा टाइम के ऊपर ये टाइम जो है इसकी वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, तो काफी टाइम गुजरने के बाद जो करंट है वो 0 को पहुंचेगा और ये मेरी 0 एक्सिस की लाइन है। सो यू कैन ऑलवेज डू दिस। अब फाइनल चीज मैंने कहा था कि टाइम कांस्टेंट इस केस में क्या बनता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप टाइम कांस्टेंट को यानी t को टाउ के इक्वल पुट करें तो ये एक्सप्रेशन आपको बताती है कि q जो है वो बनता है q इक्वल्स q नॉट e पावर -1, और ये जो है ये बनता है 37% ऑफ q नॉट। तो ये हमें अगेन डिस्चार्जिंग के केस में कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन देती है, और ये कि ये कहती है कि ये वो टाइम कांस्टेंट है जिसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, 37% रह जाता है। तो अगर आप देखें तो इट्स द सेम थिंग। पहले केस में 63 इंक्रीज होता था, दूसरे केस में 63% जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से 37 अब उसके ऊपर रह जाता है। तो
तो जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन नहीं बदली, वो वही है जो 63 का नंबर आपके पास आता है। अब मैं क्विकली एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इट्स सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ टू डू इट। और ये सैंपल प्रॉब्लम है। लेट मी सी कौन सा सैंपल प्रॉब्लम है। सैंपल प्रॉब्लम 31.9, सो आई एम गोना कॉपी दिस वन। तो ये सैंपल प्रॉब्लम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पसंद है क्योंकि ये बहुत कुछ आपको, थोड़े से प्रॉब्लम है आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है, लेट्स रीड इट। अ कैपेसिटर सी डिस्चार्जेस थ्रू अ रेजिस्टर आर। तो डिस्चार्जिंग का केस है पहली बात तो ये, और हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। After how many time constants does its charge fall to 1/2 of its initial value? This is a very important point. जो second है वो कहता है after how many time constants does the stored energy drop to half of its initial value? तो हमारे पास दो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और हमने टाइम कैलकुलेट करना है। आफ्टर टाइम कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट्स। तो कितने टाइम कांस्टेंट्स के बाद इसका जो चार्ज है वो जो ओरिजिनल चार्ज था उसका आधा रह जाता है, और यानी जो मैक्सिमम चार्ज था और जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी थी उसकी आधी रह जाती है कितने टाइम के बाद। सो लेट मी राइट दिस मैथमेटिकली। जो चीज है वो ये है कि ये पहला पार्ट है इस सवाल का कि हमारे पास जो Q है वो इक्वल होता है, हमने अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया है e⁻t/टाउ। ये हमारा फार्मूला है डिस्चार्जिंग का जो हमने ड्राइव किया है। और Q0 जो था ये कि लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो ये जो Q0 था ना, ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज। और जो हमें क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि लेट मी अगेन यूज अ डिफरेंट कलर। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये जो चार्ज है ना, कंडीशन इसके ऊपर ये है कि ये मैक्सिमम चार्ज का आधा रह जाता है। इस कंडीशन के अंडर हमने कैलकुलेट करना है कि टाइम कितना लगता है ये पूरी होने में जब चार्ज आधा रह जाता है। तो अब अगर इसको इस तरह देखें तो इट बिकम्स क्वाइट सिंपल। आपने सिर्फ ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में Q की जगह पे Q0/2 पुट करना है और राइट साइड जो है वो वैसे ही आएगी क्योंकि हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। तो ये -t/टाउ। तो Q0 कैंसल आउट हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो Q0 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 1/2 इक्वल्स e⁻t/टाउ। हमने t को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ टाउ, तो दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लेंगे तो ये बनेगा ln1 माइनस ln2 इक्वल्स -t/टाउ, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ जो ln e है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो ln1 है ना ये 0 के बराबर होता है, ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है। तो हमारे पास रह जाता है -ln e इक्वल्स -t/टाउ। माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आती है वो आती है टाउ टाइम्स ln2। तो ln2 जो है वो 0.693 के बराबर होता है। तो ये हमारा जवाब है। तो 0.693 ये टाइम कांस्टेंट्स के बाद जो चार्ज है ना वो कैपेसिटर के ऊपर आधा रह जाएगा। इट्स प्रीटी फास्ट। 0.693 इज इवन लेस देन 1। इट्स अराउंड हाफ या 60% या 63%। और यही वो चीज़ है जो ऊपर हमने देखी है कि जो टाइम है एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है उसमें चार्ज 63% रिड्यूस होता है। यहाँ पे हमने 63% रिड्यूस नहीं करवाना था, हमने 50% रिड्यूस करवाना था। तो टाइम जो है वो 0.693 जो है उस टाइम से थोड़ा सा कम लगेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपने इसको सिर्फ टाउ की फॉर्म में कैलकुलेट करना था। सो दिस इज द आंसर। अब हमारा है जी दूसरा पार्ट। लेट मी क्विकली सॉल्व दैट टू। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि एनर्जी जो है इनिशियली जितनी एनर्जी स्टोर होती है मैक्सिमम, उसकी कितनी एनर्जी रह जाएगी, उसकी आधी कितने टाइम के बाद रह जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद नहीं है तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है ना कैपेसिटर में इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस वो Q/2C होती है। हाँ, Q²/2C। ये फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इतनी स्टोर होती है। तो ये एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला है। तो जो U मैक्सिमम है यहाँ से वो कितना आएगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो चार्ज मैक्सिमम कितना होता है Q0²। तो ये बन जाएगा Q0²/2C। तो अब हमने ये देखना है, कंडीशन ये है कि U जो है
वो 1/2 के बराबर हो, क्योंकि मैक्सिमम का आधा हमने उसको रखना है। तो अगर हम ये यहाँ पे सिचुएशन पुट करें तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, मैं इसी फार्मूले को, ये जो ऊपर आया है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, जो ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा, उप्स, इस फार्मूले को अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा u इक्वल्स क्यू स्क्वायर बाई 2c, और q की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, और ये बनेगा e पावर माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो 2t बाई टाउ बनेगा। और ये जो u है हमारे ऊपर, इस u के ऊपर कंडीशन क्या है हमारे पास, कि ये मैक्सिमम का आधा हो, जो हमने यहाँ पे निकाला है ये है मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम का आधा क्या बन जाएगा, ये बनेगा आधा, और फिर मैक्सिमम क्या है 1/2c इंटू क्यू नॉट स्क्वायर, तो ये आएगा क्यू नॉट स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c ई पावर माइनस 2t बाई टाउ। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह की एक्सप्रेशन बनेगी। अब दोनों साइड्स का अगर आप नेचुरल लॉग लें तो ये बनेगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2 इक्वल्स माइनस 2t बाई टाउ, क्योंकि नेचुरल लॉग और ln e जो है वो 1 के इक्वल होता है, ln 1 जो है वो 0 है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो नेगेटिव साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 टाउ ln। तो अब आपके पास एनर्जी जो है वो ये आएगी। और यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोट करते हैं वो ये है कि जो एनर्जी को टाइम लग रहा है ना हाफ होने में, वो जितना टाइम चार्ज को हाफ होने में लगा था उसका आधा है। और ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, यानी फर्ज करो कि अगर जो चार्ज है वो टी टाइम में आधा रह जाता है, तो जो एनर्जी है वो t/2 टाइम में आधी रह जाती है, तो एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। इट्स लाइक 2 times, it's decreasing 2 times faster than the rate at which charge decreases during discharging of capacitor। आपने मुझे ये जवाब देना है, मुझे नहीं देना, आप बस सोच लें, अगर आपका दिल चाहे तो मुझे जवाब दें कमेंट्स में कि एनर्जी जो है why it's decreasing 2 times faster than the charge। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और ये चैप्टर आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था, सो आई सॉर्ट लाइक सम फ्यू एग्जांपल्स जो आई थॉट के इम्पोर्टेंट थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन भी ख़त्म होता है, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मैग्नेटिज्म का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।